हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब ये कोई स्टोरी फॉर्म नहीं है, अभी जो लास्ट टॉपिक भी देख रहा हूँ कोई स्टोरी नहीं है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लोगों को साथ में लाना है यूजिंग कल्चर। कोई स्टोरी है क्या कि ये हुआ उसके बाद ये हुआ उसके बाद वो हुआ, ऐसा कोई स्टोरी पार्ट नहीं था। अभी ये भी हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये भी कोई स्टोरी नहीं है, ये पार्ट है। अभी इस पार्ट में क्या हुआ ना, रिवोल्यूशंस हो रहे थे। अब रिवोल्यूशंस हो रहे थे तभी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ने लगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। अब पॉपुलेशन क्यों बढ़ने लगा, क्योंकि उनको जो वहाँ के लोग थे उनको प्रॉपर मेडिकल कंडीशंस वगैरह मिलने लगी, कुछ एडवांसमेंट हुआ था जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ा। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देयर विल बी डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। अब डिमांड बढ़ने लगा फूड ग्रेन्स के लिए, बट इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा था, ड्यू टू एनी रीजंस। वहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा, बारिश नहीं हुई या कुछ भी XYZ रीजंस के वजह से क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हुआ। और क्रॉप प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं होने के कारण क्या होगा, हंगर डेवलप होगा, लोगों की तकलीफें बढ़ेगी, मतलब हार्डशिप्स बढ़ेगी। और जब हार्डशिप्स बढ़ेगी, हंगर बढ़ेगा, तकलीफें बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, जॉब फैसिलिटीज नहीं रहेगी, खाना नहीं रहेगा, तो मिलन तू किससे कोसेगा? जो किंग रोल कर रहा है उसको, जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो गया हम लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। कई बार ये लाइन मैंने बोला है लास्ट ईयर भी, बराबर ना। तो फिर वहाँ के जो किंग्स थे उनको अपोज करेंगे। अब जब उनको अपोज करेंगे तो कुछ ना कुछ रिपरकशंस भी होंगे, वो भी कुछ ना कुछ तुम्हें देगा। जब वो तुम्हें कुछ देगा तो तुम्हें और तकलीफें होंगी, वो तो पैसे वाले लोग हैं। मैंने कई बार ये लाइन बोली है कि तेरे को अगर रोना आ रहा है तो साइकिल पे रोना और मर्सिडीज बेंज में रोना, कंफर्ट कहाँ पे है? बेंज में, मर्सिडीज बेंज में। तो अभी एरिस्टोक्रेट्स को भी प्रॉब्लम आ रही थी, बट उनके पास पैसा था। तो पैसा जब रहता है तो छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम कर लेते हैं, बराबर। अभी वो जो एरिस्टोक्रेट्स थे उनके पास पैसा था, खाना था, सब कुछ था। जो गरीब लोग थे उनके पास नहीं था, तो वो लोग ऑलरेडी हार्डशिप फेस कर रहे थे। और अगर किंग कोई एक्शन लेगा तो और उनको हार्डशिप फेस करनी होगी, बराबर के नहीं। तो इसके कारण वो लोग एक सर्टेन सिचुएशन आ जाएगी कि पॉपुलिज्म डेवलप हो जाएगा, मतलब टोटल पॉवर्टी इन यूरोप में। ओके, अब इसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने कहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ये सबसे पहले कहाँ पे आया? ब्रिटेन, रशिया, अरे ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस, एक्चुअली ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन ने क्या किया, कॉलोनीज, हाँ नहीं, ब्रिटेन ने क्या किया, अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वो फटाफट प्रोडक्शन करने लगा। जब प्रोडक्शन करने लगा फास्ट, तो अभी ये जो पेंसिल है, मिलान पूरे दिन में ये एक पेंसिल बना रहा है हाथों से, और मैं वही फैक्ट्री में यही पेंसिल एक दिन में 100 बना रहा हूँ, 100 पेंसिल्स में बना रहा हूँ। अब मिलान का दिन का खर्चा है 100 रुपया उसका, मतलब वो बनाने के लिए, वो चीज़ बनाने के लिए, उसके घर खर्चे के लिए, फीस के लिए, बच्चों के लिए। तो मिलान वो पेंसिल दिन में एक दिन में बना रहा है और वो बेच रहा है शाम में, तो कितने में बेचेगा? 100 से ज़्यादा, 110, 120 में बेचेगा, बराबर के नहीं? एटलीस्ट 100 में बेचेगा, बराबर। अब मैं 100 पेंसिल बना रहा हूँ, अगर मैं 5 रुपए से भी बेचूं मुझे कोई फर्क पड़ेगा? मैं 500 रुपये बना रहा हूँ एक दिन में, चल ना, मेरा लेबर बाकी कॉस्टिंग 100 का 200, 300 भी रहा, 400 भी रहा, तो भी मैं 100 रुपये का मार्जिन बना रहा हूँ, और ये 1 रुपये का भी नहीं बना रहा। ठीक है, अब खरीदार की बात है। अब तेरे को पेंसिल खरीदना है तो मिलन के पास जाएगी कि मेरे पास आएगी? क्योंकि 5 रुपये में मिल रहा है, बराबर के नहीं? तो ये प्रॉब्लम हो गया यूरोप में कि ब्रिटेन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, डेवलपमेंट किया और प्रोडक्ट्स बेचने लगा। अभी उनके प्रोडक्ट सस्ते थे, तो जो लोकल क्राफ्ट्समैन, स्किल्ड आर्टिशंस वगैरह थे, उनकी तो लग गई, उनकी कोई चीज़ ही नहीं खरीदता था, तो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, और ज़्यादा हार्डशिप्स, बराबर के नहीं? तो ऐसी कई सारी चीज़ें हुई जिसके कारण टोटल पॉपुलिज्म, मतलब गरीबी छा गई। कहाँ पे? सब जगह पे यूरोप में, सिवाय ब्रिटेन के। ओके, अब एक्चुअल में ऐसे देखा जाए तो ब्रिटेन जो है ये
ये यूरोप के कॉन्टिनेंट का एग्जैक्ट पार्ट नहीं है वैसा देखा जाए तो। इसके लिए एक लाइन है कि अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट वेर फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो अदर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट मतलब ब्रिटेन को छोड़ के, ऐसा समझना है। मैं स्टार्ट करता हूँ रीडिंग। In 1830 were years of great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over the Europe. सब जगह population बढ़ने लगी। In most countries there were more seekers of job than employment. मतलब job जिनको चाहिए था वो बहुत ज़्यादा थे और job opportunities जो थी वो कम थी। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज मतलब गांव से लोग कहाँ आने लगे, सिटीज आने लगे और वहां पे झोपड़पट्टीज वगैरह बनाने लगे। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वेर ऑफन फेस्ड विद स्टीप कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ चीप मतलब सस्ते मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। ये लाइन समझी या नहीं समझी, या समझी या नहीं समझी? समझा? कैन यू एक्सप्लेन? और उसको इसको नहीं, प्रॉपर वर्ड्स में उसको प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, उसको कौन है मैं जानना चाहता हूँ, सब प्रॉपर वर्ड्स में बोल। मतलब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मतलब उन लोगों को बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा था क्योंकि वो लोग किससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था? जो ये यस, इंग्लैंड के लोगों इंग्लैंड में जो बन रहे थे उससे, हाँ, इंग्लैंड में जो चीप मशीन मेड गुड्स बन रहे थे उनसे कंपटीशन उनको करना पड़ रहा था। क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा एडवांस थी, बाकी सब यस, वो प्रोडक्ट सस्ते थे, इसके लिए कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। ठीक है। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी ये सिनारियो तुम्हें दिखाई देता है। विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। अब देव मुझे आंसर करेगा किस जगह पे ये जो प्रोडक्शन हो रहा था ये स्मॉल हाउसेस या वर्कशॉप में हो रहा था। क्या? अरे यार, किस जगह पे स्मॉल वर्कशॉप्स में या घरों में टेक्सटाइल प्रोडक्शन हो रहा था? बोल आंसर। हाँ क्या? फ्रांस में रहा था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट लिविंग ब्रिटेन को छोड़ के, या एक्सेप्ट ब्रिटेन। In those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggle under the burden of feudal dues and obligations. तो अभी जहाँ पे आज भी एरिस्टोक्रेसी था, हम लोगों ने देखा कि फ्रांस से एरिस्टोक्रेसी हटा दिया था, बट बाकी सब जगह तो था ही ना यूरोप में, बराबर। फ्यूडल ड्यूज मतलब टैक्सेस वगैरह उनको देना पड़ता था, तो वो लोग और परेशान थे। द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, मतलब खाने की जो प्राइस बढ़ने लगी बैड हार्वेस्ट के कारण, उसके वजह से सब जगह पॉपुलिज्म डेवलप हुआ। पॉपुलिज्म मतलब एकदम गरीब, लोग एकदम गरीब हो गए थे। अब 1848 में फूड का शॉर्टेज वगैरह था, बहुत प्रॉब्लम्स थे। तो तुम्हें पता है फ्रांस में फ्रांस में किस तरह का सिस्टम चला आ रहा था 1830 के आसपास? उधर वो लोग सेम क्वालिटी ऑफ ब्रेड्स, क्या क्वेश्चन क्या? अरे क्या 1830 और उसके आगे फ्रांस में किस तरह का, किसका रूल था? ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था ना। 1850 टू 1830 वो लोगों ने मोनार्की देखा, फिर 1830 को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। समझ में आया? किधर जा रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था।
बराबर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, मतलब वहां पे फिर भी मोनार्क थे। अब वहां पे प्रॉब्लम्स इतने हुए, और प्रॉब्लम जब होते हैं तो अपन किसको पकड़ते हैं? गवर्नमेंट को। तो अभी वहां पे कौन रूल कर रहा था? लुई फिलिप। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था बट किंग तो था ना, तो लुई फिलिप। अब लुई फिलिप को उठा के वो लोग नेशनल असेंबली बनाने वाले हैं फ्रांस में, वो सब पार्ट है। The year 1848 was one such year. Food shortage and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. Forced to flee मतलब उसको भाई यहाँ से भागना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर तेरे ऊपर क्या हुआ? नहीं तो फिर तेरे ऊपर एक्ट किया जाएगा। बैरिकेड्स मतलब जब एक्चुअली कैसे रहते ना कि जो पुलिस वाले जब नाकाबंदी करते ना, वो लगाते ना, वो बैरिकेड्स बोलते हैं। तो अभी इसके सामने जो राजा था उसके सामने इतने प्रॉब्लम्स हो गई बैरिकेड्स की तरह, जिसके वजह से उसको भागना ही पड़ा, नहीं तो उसको लोग मार देते थे। बैरिकेड्स फॉर्म हो गए, वीडिंग। ये देख, अभी ये बैरियर सिस्टम है जो मैंने बोला ना, ये जो लगाते हैं ना पुलिस वाले, इसको बैरिकेड कहते हैं। इरेक्टेड मतलब लगाना, इरेक्ट करना। हाँ चलो। अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक हो गई थी। ग्रांटेड सफ्रेज टू ऑल एडल्ट मेल्स, अभी भी देखो फीमेल्स को राइट नहीं है, एडल्ट मेल अबाउट 21 years एंड गारंटेड द राइट टू वर्क। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप। समझ में आया? समझ में आया? डिक्लेयर्ड हुआ चारों। What is irrigation? Different two methods of irrigation which conserve water. करूँ रीड? चलो, अभी ये जो स्टोरी है ना, ये सिलेसिया एक जगह की स्टोरी है। अब सिलेसिया में क्या हुआ ना, सिर्फ वीवर्स इस कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे। वीवर्स मतलब जो कपड़े। तेरे को तू इधर क्यों नहीं देखता? नीचे क्या रहता है? तू ना मेरे साथ ना हर लाइन रिपीट करते जाएगा अभी से। वीवर्स मतलब जो कपड़े वगैरह सीते, तो उस गांव में ना बहुत ज्यादा लोग वीवर्स थे। ओके, अब वहां पे हंगर है, हार्डशिप है। अब मैं एक ब्रोकर हूँ या मैं एक ट्रेडर हूँ, ओके, मुझे तुम पांचों से काम करवाना है। अब तुम्हारी जो जॉब की ज़रूरत है ये इतनी ज़्यादा है क्योंकि पैसा तो चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, पैसे चाहिए। अब मेरे पास 5 ऑप्शन है, मैं किसी से भी काम करा सकता हूँ। तो मैं महक तो क्या बोलूँगा, महक 200 में काम करके दे सकते क्या? मेरा तनिषा तो दे रही है मेरे को 200 में। अभी महक क्या बोलेगी यार, मैं अगर ना बोल दिया तो तनिषा के पास जाएगा, बराबर। मतलब अभी क्या ये इसको पैसा चाहिए और मैं एडवांटेजियस पोजीशन पे हूँ, बराबर, तो मैं इसका एडवांटेज ले रहा हूँ, इसकी गरीबी का, बराबर। मैं वही तेरे पास आके बोले, अरे मैं तो मेरे को 100 में भी बना के देगी क्या? मतलब मैं तुम्हारे एडवांटेज का फायदा उठा रहा हूँ। तो क्या किया, ये जो ट्रेडर्स वगैरह थे इन्होंने बहुत कम पैसा देना स्टार्ट किया, बहुत कम पैसा देना स्टार्ट किया। अब देना देगा ना, व्यूअर्स को थोड़ी लेगा उनसे, पागल। व्यूअर से कैसे लेगा वो? उनके पास खुद ही नहीं है, उनके पास खुद के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे? तो वो पैसा बहुत कम देगा। अभी कम देगा तो और तुम्हें प्रॉब्लम्स होगी। अब तुम लोग घुट गए हो। एक अल्टीमेटम क्या होगा, तुम लोग मेरे खिलाफ रिवोल्ट करोगे। तो क्या हुआ, तुम लोग रिवोल्ट करने के लिए मेरे घर पे आ गया। मेरे घर के जो मस्त विंडो पेन्स वगैरह थी, सब कुछ था, सब तोड़ फोड़ के धड़ाम धुड़ुम करके चले गए। अब मैं डर के मारे क्या हुआ, मैं भाग गया, जान बचा नहीं है, पागल मॉब दिख रहा है। वो लोगों ने गोडाउन भी जला दिए मेरे। तो वो पागल कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि गुस्से में बहुत ज़्यादा।
तो वो लोग भाग गए, ट्रेडर्स भाग गया, ओके भाग गया। बट जब वो रिटर्न आया ना तो उसने अपने साथ आर्मी लेके आया, ओके क्या लेके आया, हाँ। और उस आर्मी को रिक्वेश्चन किया था, रिक्वेश्चन मतलब उनको ऑर्डर्स दिए थे कि भाई यह आदमी तकलीफ में, मतलब अभी मेरे को तकलीफ हुआ, मैं पुलिस वाले के पास जाएगा तो बड़ा साहब क्या बोलेगा छोटे ऑफिसर्स को, जाओ देखो इसको कौन परेशान करे, किसने इसका घर तोड़ा। तो मैं आर्मी लेके आया, बट जो आम जनता थी वो उनसे भी नहीं सुन रही थी, तो अल्टीमेटम आर्मी को फायर करना पड़ा, जिसमें टोटल 11 वीवर्स मर गए। समझ में आया पूरा सिलसिला का स्टोरी? चलो तो एक बार पढ़ के देखता हूँ। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractor who supplied them raw material and give them orders of finished textile, but drastically reduced their payment. उनका पेमेंट जो था बहुत कम कर दिया। The journalist William Wolfe describes the event in a Silesia village as follow. एक जर्नलिस्ट था, उसने एक स्टोरी लिखा, वो क्या लिखा देखो। In this village within 18,000 inhabitants, कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते थे, यस। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, मतलब उनकी गरीबी बहुत बुरी थी। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। मतलब वो जो भी ऑर्डर देते थे कि मेरे को ये सीखे दे वो सीखे दे, लेकिन कम पैसा। ऑन 4 June at 2 PM, a large crowd of weavers emerged from their home and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding higher wages. ज़्यादा पैसे के डिमांड के लोग निकले। They were treated with scorns and threats alternatively, मतलब उनका इंसाइट वगैरह किया और बोले चलो भागो इधर से, कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा। Shouted, उनके ऊपर चीखा। Following this, जब ये हुआ, a group of them forced their way into the houses. इसके वजह से वो लोगों ने रिटेलिएशन में क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर पे घर पे गए, smashed their elegant window panes, furniture, porcelain. दूसरा ग्रुप कहाँ पे गया, स्टोर हाउस में, and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds. और फिर वो लोग दूसरा एक ग्रुप कहाँ पे गया, उनके घर पे, और एक ग्रुप कहाँ पे गया, स्टोर हाउस में, और वहां पे जाके कपड़ा फाड़ के सब चिंदी विंदी बना दिया। हाँ, टोर टू श्रेड्स मतलब चिंदी बना देना। प्लंडर मतलब अटैक या स्टील करना, स्टीलिंग गुड्स। हाँ, प्लंडर मतलब प्रोक्लेम मतलब डिक्लेयर। The contractor fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. तो वो दूसरे गांव में चला गया, बट वहां के लोगों ने भी उसको नहीं रखा। तो ऑब्वियस है अभी ये किंग के पास जाएगा। तो ही रिटर्न 24 आवर लेटर, वो रिटर्न आया, हैविंग रिक्वेश्चन द आर्मी, मतलब आर्मी को ऑफिशियल ऑर्डर दिया था कि भाई इनको जो भी तकलीफ दे रहा है जरा ध्यान दो। इन अ एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शूट, 11 वीवर्स को शूट किया। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? ये ले पॉज। स्टील गुड्स,